Hello student, class 10 is the video second of the chapter the rise of the nationalism in यूरोप पढ़ाया जा रहा था। तो किस तरह से नेशनलिज्म क्रिएट हुआ, हमने देखा कि नेपोलियन ने किस तरीके से फ्रांस में शासन किया, एडमिनिस्ट्रेशंस में कितना रिफॉर्म्स किया और फाइनली प्राप के द्वारा उसे हारना पड़ा, यानी कि पर्सिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, इसको प्राप बोलते हैं शॉर्ट में। तो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया। तो उसके बाद वियना ट्रीटी जो हुई उसमें ये डिसाइड किया गया कि जितने रूल्स थे नेपोलियन के द्वारा बनाए गए वो सब कैंसिल किए गए। फाइनली अब हम देखेंगे कि नेशनलिज्म की भावना यूरोप में कैसे क्रिएट हुई, मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बेसिकली 3 क्लासेस फॉर्म्ड हुई थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ 1715 में, यानी कि मिड 18 सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी के मध्य में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा, हम फ्रांस की बात करें या यूरोप की बात करें, यूरोप के देशों में रिवॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। तो फ्रांस की देखा देखी यूरोप के अदर देशों में भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। बेसिकली अगर हम यूरोप के देशों की बात करें, वहाँ पर 3 वर्गों में बटा था वहाँ का समाज जो था। पहला था एरिस्टोक्रेसी, दूसरा पीजेंट्री और तीसरा मिडिलमैन। You have to remember the 3 societies based on these 3 groups. First was aristocracy जो था, पहला एरिस्टोक्रेसी, दूसरा पीजेंट्री, तीसरा मिडिलमैन। 3 भागों में बटा था। जब 18 सेंचुरी में वहाँ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल, तो एरिस्टोक्रेसी में रिच थे, एलाइट्स, उनको एलाइट्स भी बोलते थे, यानी जो बहुत धनी थे, उच्च कुल में जो जन्मे थे, रिच लोग जो थे उनको एरिस्टोक्रेसी बोलते थे। दूसरे पीजेंट्री, पीजेंट्री वो होते थे जो एलाइट्स या आउटरीचर लोगों के लिए काम करते थे, वर्क फॉर एलाइट्स। मिडिलमैन तीसरे मध्यम वर्गीय जो लोग होते थे वो बिजनेसमैन थे, आइदर डॉक्टर, क्लर्क, मैं कह सकता हूँ कि एजुकेटेड लोग। मिडिल मैन में एजुकेटेड लोग आते थे। पीजेंट्री में वो लोग आते थे जो लेबर थे, लैंडलेस लेबर कह सकता हूँ मैं, पीजेंट्स कह सकता हूँ, जो इन धनी वर्गों के लिए, एरिस्टोक्रेसी में मैं जमींदार को बोल सकता हूँ, लैंडलॉर्ड बोल सकता हूँ, या बहुत ही रिच एलाइट्स जो लोग थे वो लोग आते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो ये लोग क्या करते थे, पीजेंट्स लोगों को पट्टे पर ज़मीन दे देते थे और उससे वो रेंट वसूला करते थे। तो पीजेंट्स लोगों को इन रिच लोगों के वहाँ पे काम करना पड़ता था, इनके खेतों में। तो इस तरीके से हमने देखा। तो वहाँ पर उस समय यूरोप में अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज थे, उनके अलग अलग उनका कल्चर था, ट्रेडिशन अलग था। तो वो चाह कर भी एक नेशन स्टेट डेवलप नहीं कर पा रहे थे। वो क्या एम्बिशन था उनका, एक यूरोपियन कंट्रीज का एक नेशन स्टेट कैसे डेवलप करेंगे वो, जबकि उनके पास अलग अलग लैंग्वेजेस थे, उनका रिलीजन अलग था, उनका प्रोफेशन अलग था। तो कहीं ना कहीं एक नेशन स्टेट बनाने में दिक्कतें आ रही थी। एक जो राष्ट्र राज्य का एक संपूर्ण राष्ट्र बनाना चाहते थे यूरोप में, क्योंकि यूरोप में अलग अलग, मैं कह सकता एम्पायर में बटा था। एक कंट्री में ही अलग अलग एम्पायर थे और एक कंट्री के अंदर ही अलग अलग करेंसियाँ होती थी। जब एक देश में, अगर हमारे भारत देश में 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट में अलग अलग करेंसी हो जाए, तो जो लोग यहाँ बिजनेस करते हैं या स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, छोटे उत्पादक हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होगी। सेम थिंग फ्रांस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पर
अलग अलग करेंसी थी, तो वहाँ पर उन 28-29 करेंसीज को हटा के केवल 2 करेंसीज वो की गई। इस तरीके से जो जेविलियन हमने पढ़ा था, एक यूनिट बनाई गई थी जेविलियंस, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल मिला। तो नेशन स्टेट के रूप में अगर हम बात करें तो वहाँ पर बेसिकली नेशन स्टेट को जो कंसेप्ट मानने वाले थे, नेशन स्टेट को जो मानने वाले थे, नेशनलिस्ट जो लोग थे, वो 2 आइडियोलॉजी पर काम करते थे। अब 2 आइडियोलॉजी, जो विचारधारा क्या थी उनकी, एक तो नेशनल यूनिटी के लिए था, जो नेशनल यूनिटी चाहते थे, देश में एकता चाहते थे, यानी वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो एक पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि पीपल के एसेंट पर अगर हम बात करें बेस्ड ऑन पीपल एसेंट, यानी कि नेशनल यूनिटी में वो लोग होते थे जो पीपल एसेंट, लोगों की रजामंदी पर जो गवर्नमेंट चुनी जाती हो, रिस्पॉन्सिबल हो, सबके लिए इक्वलिटी हो, सबके लिए फ्रीडम हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जबकि जो लिबरल लोग थे वहाँ एक दूसरा वर्ग भी था आइडियोलॉजी में, बेसिकली ये मिडिल मैन ही थे, यानी कि मिडिल मैन में जो लोग थे वो 2 भागों में बटे थे। इन्हीं मिडिल मैन में एक तो पीपल की एसेंट पर चाह रहे हैं नेशनल में, यानी कि नेशन चले, जो गवर्नमेंट हो वो पीपल के द्वारा चुनी जाए। लिबरल नेशनलिज्म जो थे, जो उदारवादी लोग थे, उदारवादी राष्ट्रवाद की जो लोग थे, देश प्रेमी जो लोग थे, वो फ्रीडम चाहते थे। पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट, लोग चुने सरकार को और उन्हें प्रॉपर्टी के राइट्स भी मिले। लिबरल लोग चाहते थे उन्हें प्रॉपर्टी के राइट्स भी मिले। अब बेशक वो ऑटोक्रेटिक ही गवर्नमेंट क्यों ना हो, ऑटोक्रेसी ही क्यों ना हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के राइट्स चाहते थे वो। जबकि हम देखते थे नेपोलियन बोनापार्टे के टाइम पर वहाँ कई सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए थे, यानी 11 कस्टम ड्यूटीज एक स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलती थी, जिनमें हर जगह पर से, यानी हर एरिया से एक सामान को गुजरने में 5% टैक्स देना पड़ता था। तो ट्रेड फेस क्या होते थे, इससे क्या होता था, इन व्यापारी जो होते थे उनको लॉस होता था बहुत ज़्यादा। अगर मान लो हम उत्तराखंड से कोई सामान उत्तर प्रदेश को भेज रहे हैं, तो हर जगह पर अगर चेक पोस्ट बनाई जाए तो हम समझ सकते हैं कि हर चेक पोस्ट से गुजरने पर अगर हम 5% टैक्स देने लगे तो यूपी पहुंचते पहुंचते उस सामान की जो प्राइस होगी वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो एक पर्सन्स के लिए भी काफ़ी मुश्किलें होती थी। तो 11 कस्टम ड्यूटी जब लगा देते थे तो कहीं ना कहीं पूरे प्रांत में घूमने भर तक तो उसका जो रेट होता था वो कहीं ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि हर एरिया से गुजरने पर उनको 5% टैक्स देना ही होता था। और इस तरह से व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता था। दे फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ट्रेड वेरियस। तो इन ट्रेड वेरियस को हटा के, इन करेंसीज को हटा के, क्योंकि करेंसीज भी हर जगह की अलग अलग थी, फिर वेटेज सिस्टम जो मापने की प्रणाली थी, जो मेजरमेंट था, वेटेज जो वेट मापा जाता था, हर जगह पर अलग अलग मापने की प्रणाली होने के कारण अब लोगों ने ये कहा कि जब नेपोलियन के टाइम पे था इस तरह का रूल, अब क्योंकि नेपोलियन का राज जा चुका था, क्योंकि पहले वहाँ क्या था, डेमोक्रेटिक सिस्टम बना 1789 में, फ्रांस आज़ाद हुआ, फ्रीडम मिली। उसके बाद दोबारा नेपोलियन आया और ऑटोक्रेसी कैसी आ गई। उसके जाने के बाद अब जब नेपोलियन भी हार गया वाटरलू के युद्ध में, प्राव कंट्रियों से जब वो हार गया, तो फिर किसने शासन किया? डेफिनेटली बुरबॉन फैमिली ने। जो बुरबॉन डायनेस्टी थी, बुरबॉन डायनेस्टी का राजा आ गया यहाँ पर रूल करने के लिए। इस तरीके से हम देखते हैं